Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss some basic concepts or some problems related to electrostatics. So ये वीडियो जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि सीबीएसई का 12th का एग्ज़ाम जो है फिजिक्स का आने वाला है। तो शुरुआत की है पहले लेक्चर के साथ जिसमें कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्जेस और चार्जिंग एंड फोर्स के बारे में समझेंगे। पहले ही बात मैं क्लियर कट कह देता हूँ आपके साथ कि ऐसा नहीं है कि आप इसी वीडियो को पढ़ के जो है वो पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे दावे जो हैं वो बिल्कुल गलत बात है। ये वीडियो आपको मदद करेगा आपकी तैयारी में, आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और बिल्डअप करने में ये मदद करेगा। आपको ये करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप अल्टीमेटली जो है वो पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक देयर जो कि है टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसमें मैं एक क्विक रिवीजन की तरह से आपके साथ इस लेक्चर को आपके बीच में रखूँगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एज यू ऑल नो दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज क्या है? चार्ज वो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ दैट एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है या दूसरी बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड है, Q इज इक्वल टू एन आई, लाइक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है चार्ज इज इन्वेरिएंट, मतलब किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से वो चार्ज नहीं बदलेगा। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स चार्ज इज इन्वेरिएंट। चार्ज इज एडिटिव, लाइक चार्ज को आप स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐड कर सकते हो, लाइक 2 कूलम प्लस 3 कूलम आपको 5 कूलम देगा। अगर आपके पास 2 कूलम माइनस 3 कूलम है तो आपको वो माइनस 1 कूलम का चार्ज दे देगा। चार्ज इज एडिटिव, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी तरह की रिएक्शंस हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स का हो चाहे हाई एनर्जी फिजिक्स तक का भी हो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। लाइक ये रेडियो एक्टिव डिके लेके रखा है जो कि आपने न्यूक्लियाई में पढ़ना है, यूरेनियम का डिके लेके रखा है, न्यूक्लियर फ्यूजन लेके रखा है। चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लाइक 92 एंड दिस इज 90 + 2। और अदर बेसिक अदर फिनोमिनन लाइक प्योर प्रोडक्शन और एनिलिशन ऑफ मैटर में भी चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब किसी भी प्रोसेस में आपका चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहेगा। दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं। इसको सजेस्ट किया था फेरेडे ने सबसे पहले और डेमोस्ट्रेट किया था मलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कि द चार्ज इज बेसिकली क्वांटाइज्ड। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही सिंपल। Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप चार्ज को निकालने के लिए। एक बॉडी दे के रखा है जिसके पास चार्ज है -1.9 × 10⁻⁻⁻7 कूलम्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? आप सिंपली Q इज इक्वल टू एन ई का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से n को जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस फॉर्मूला E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19। यही चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर भी होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होगा। 120 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर n का वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं आता है, वो केस में वो चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि लाइक दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। इफ n इज नॉट इंटीजर देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि लाइक यू हैव 250 सीसी ऑफ वाटर। 250 सीसी सिंपली मीन्स 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपसे इसमें पूछा गया है कि इसमें कितना चार्ज जो है वो प्रेजेंट रहेगा। आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लाइक कैलकुलेट करेंगे कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो है वाटर के लिए हो जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम में रहेंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर और 1 ग्राम में रहेंगे एवोगैड्रो नंबर अपॉन 18। बट आपसे पूछा है 250 ग्राम में, 250 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस यूजिंग। और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद इतने जो है इस सर्कल में जो मैंने लिखा है, इस एलिप्स में जो लिखा है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में जो है अपने पास फ्रेंड्स 10 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मुझे अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल करके मैं यहाँ पर अपना जो है टोटल पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ। देन अल्टीमेटली मुझसे चार्ज पूछा गया है तो मैं चार्ज के लिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा। Q इज इक्वल टू एन ई। हमें पता है तो इस क्वेश्चन में हमने मेहनत की है n को कैलकुलेट करने के लिए, चार्ज को कैलकुलेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए। दिस इज द चार्ज प्रेजेंट। You can say that this is the positive charge as well as this is the negative charge because that water we are supposing it is to be neutral. We are considering कि ये एक बिल्कुल अपना डिस्टिल्ड वाटर है, डबल डिस्टिल्ड वाटर जिसका pH जो है 7 है। उसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। हमें जितना कोई चार्ज मिला है यहाँ से n की वैल्यू पुट करने पर, दिस इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इसी के बराबर दिस इज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिससे सवाल पूछे गए हैं रिसेंट पेपर्स के अंदर। चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग करके दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसे कह सकते हो, तो यू कैन गेट सम चार्ज देयर।
तो चार्ज किस बॉडी पे क्या आएगा वो डिपेंड करेगा ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज़ के अकॉर्डिंगली, या मैं ये कहूँ कि ये तो देखिए एक सीरीज़ है। ये डिपेंड करेगा मटेरियल के वर्क फंक्शन के ऊपर। आप ए और बी मटेरियल को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हो, तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा, वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरी बॉडी जो उसे गेन करेगी, वो नेगेटिव चार्ज रहेगी। चार्ज किसी बॉडी पे होने का मतलब है या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉडी आसानी से जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, हीट सप्लाई करने पर, उसका वर्क फंक्शन जो है वो लो होता है। तो लो वर्क फंक्शन वाली बॉडीज़ लूज़ कर देंगी और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, और जो दूसरी है उसे गेन कर लेगी। सो ये सीरीज़ है, जिस सीरीज़ में हम कुछ मटेरियल्स को अरेंज करते हैं, लाइक फर, फ्लैनल, वूल, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क एटसेट्रा। ये ऑर्डर है। तो इस सीरीज़ के अंदर जो आपको अर्लियर दिख रहे हैं, जो पहले दिख रहे हैं, वो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्लास और सिल्क, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा हाईलाइट किया है। अगर मैं ग्लास और सिल्क को रब करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा जो अर्लियर आता है इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। सो ग्लास और सिल्क को रब करने पर ग्लास जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अपना जो सिल्क है इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। सो वन अकर अर्लियर इन द सीरीज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में जो पहले हैं पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, और जो बाद में है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। सो दिस इज द ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज देयर। सो देन आगे चलते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्लास और सिल्क का एग्जांपल आप याद रखिए। ग्लास पॉजिटिव, सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने पर। सो लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में पूछे गए हैं। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास व्हेन वी रब वूल विद पॉलीथीन? दिस इज आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो वूल और पॉलीथीन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो वूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और पॉलीथीन नेगेटिव। मीन्स वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं पॉलीथीन को, अगर मैं वूल और पॉलीथीन को रब करता हूँ एक दूसरे के अगेंस्ट। तो इसमें पूछा गया है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास? ऑब्वियसली लाइक पार्टिकल्स बीइंग ट्रांसफर्ड देयर, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड देयर। सो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 9.1 10⁻³ kg। सो इट मीन्स दैट देयर इज डेफिनेटली अ ट्रांसफर ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टीज, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन पहले पूछा गया है किसी पेपर में। प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। सो पोलैरिटी इज द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट एक सिंगल आंसर टाइप है, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो इबोनाइट रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद फ्लैनल बट कॉपर रॉड कैन नॉट। सो इसका जो सही आंसर है वो ये है स्टूडेंट्स कि जो इबोनाइट रॉड है वो बेसिकली एक इंसुलेटर है। सो जब उसको चार्ज किया जाएगा तो चार्ज उस पर स्टे करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉपर रॉड की, सो कॉपर जो है वो एक कंडक्टर है। सो इसका जो चार्ज है वो फ्लो कर जाता है अर्थ की तरह, अर्थ में हमारी बॉडी के थ्रू। सो लाइक इबोनाइट रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज। तो उसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। सो बिकॉज कॉपर एक कंडक्टर है तो चार्ज जो है वो हमारे हाथ से होता हुआ धरती में चला जाएगा। सो दैट इज़ द क्वेश्चन कि इबोनाइट रॉड को चार्ज कर सकते हैं हाथ में रख के, और बाकी कॉपर को नहीं कर सकते हैं। लेट्स आगे चलते हैं। अगला टॉपिक चार्जिंग में ही दूसरा टॉपिक जो है आपके सिलेबस में वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका मतलब एक बॉडी को चार्ज करना है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। तो जैसे कि सबसे पहले हमने एक स्फीयर लेके रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, लेट्स सपोज ये अनचार्ज स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में वी हैव अ स्फीयर दैट इज अनचार्ज। देन इसको हमने रख दिया कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर, तो इसके नज़दीक लेके आते हैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ये यहाँ पर इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज और फार्दर एंड पे इंड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज। सो उसके बाद हमने इसका कर दिया अर्थिंग, स्टेप में हमने अर्थिंग किया है। सो पॉजिटिव चार्जेस को लाइक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। देन आफ्टर हमने अर्थिंग को रिमूव किया है, इस स्टेप में हमने अर्थिंग को रिमूव किया है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। एंड लास्ट स्टेप में हम रॉड को यहाँ से गायब कर देते हैं, रॉड को ले जाते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इस तरह से हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके एक अनचार्ज स्फीयर को जो है नेगेटिवली चार्ज कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसकी मदद से इस प्रोसेस के ऊपर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो दैट इज़ द इंडक्शन फिनोमिनन। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन PYQ है। सो टू मेटेलिक स्फीयर्स A एंड B, चार्ज Q, थर्ड स्फीयर C अनचार्ज सेम साइज is made to touch the spheres A and B alternately, then removed away find the force of repulsion between A and B। तो सवाल क्या है कि you have a sphere A and you have a sphere B and you have a sphere C। so A के पास Q चार्ज है, B के पास Q है, C के पास कुछ नहीं है। आप देखिए, आप C को जो है स्टूडेंट्स A के पास लेके जाते हैं, ये चार्ज को शेयर करेंगे, आइडेंटिकल साइज के हैं। सो इक्वल चार्ज शेयर करेंगे, मतलब जैसे ही C इसके पास जाएगा और फिर आप रिमूव करोगे तो A के पास चार्ज रह जाएगा Q/2 और C के पास चार्ज आ जाएगा
Q/2। ओके, अब आप C को ले जाएंगे स्टूडेंट्स B के पास, तो अब C और B जब मिलेंगे तो ये फर्दर चार्ज को जो है वो शेयर करेंगे। लाइक इन दोनों के पास जो टोटल चार्ज है, B के पास Q है और C के पास अब Q/2 है। आप सिंपली से सॉल्व कर लोगे, इट इज़ बेसिकली 2Q + Q, और वी कैन से दैट 3Q/2। सो टोटल चार्ज दोनों के पास 3Q/2 है। अब ये दोनों भी शेयर करेंगे, बराबर शेयर करेंगे, तो मतलब शेयरिंग के बाद दोनों के पास 3Q/2 का आधा आधा रह जाएगा। मतलब B के पास रहेगा चार्ज 3Q/ इसका आधा 4, और C के पास चार्ज रहेगा 3Q/4। तो क्वेश्चन क्या है कि और बी के बीच की हमें फोर्स निकालनी है। देखिए स्टार्टिंग में ए के पास क्यू था, बी के पास क्यू था, तो लेट सपोज इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज एफ इक्वल टू के Q² / R²। लेट सपोज आर इज सम डिस्टेंस हम ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये सब प्रोसेस करने के बाद, सी को बारी बारी से ले जाने के बाद जो नई फोर्स होगी मैं उसको एफ डैश मानता हूँ कि ए के पास चार्ज है स्टूडेंट्स Q/2, और बी के पास है इस प्रोसेस के बाद 3Q/4, और डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं। सो एफ डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट इज़ 3/8 KQ² / R²। सो KQ² / R² तो एफ है, सो इट मीन, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना है 3/8। ओके, सो इट इज़ एफ डैश इज इक्वल टू 3/8F, 3/8F। सो एफ डैश इज 3/8F, दैट इज द आंसर। सो जो ए प्रोसेस करने के बाद फोर्स रहेगी वो 3/8 हो जाएगी इनिशियल के कंपेरेटिवली। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चार्जिंग के क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, कैन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सवाल जो है बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि लाइक चार्जेस जो है वो तो रिपेल करते हैं, बट लाइक यहाँ पर इंडक्शन की बात की जा रही है। इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से आपने समझना है। हाँ, दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज कंडीशनल। इफ़ अगर एक बॉडी पे चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो वो इंडक्शन की मदद से, इंडक्शन फिनोमिनन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए दूसरी बॉडी जिसके पास स्मॉलर चार्ज है अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अट्रैक्शन। सो यस, टू लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर, और आई कैन से दैट बहुत प्रिसाइजली अगर मैं इसे कहूँ, सो टू लाइक चार्ज बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इसमें चार्ज बॉडी कहना ज़्यादा सही रहेगा। सो टू लाइक चार्जेस, मतलब टू bodies having like charges can attract each other. So if charge on one of the body is quite large, तो ये possibility हमारे पास हो सकती है। So मैं यहाँ पर थोड़ा specify कर देता हूँ, टू लाइक चार्ज्ड बॉडीज लिख देते हैं यहाँ पर। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट देयर। सो यस, दिस इज द पॉसिबिलिटी। देन आगे बढ़ते हैं, वाई इट ईजियर टू चार्ज अ बॉल ऑन अ, सॉरी बैलून है ये बेसिकली, बैलून ऑन अ ड्राई डे और ऑन ह्यूमिड डे मॉइस्चर अलाउ सम चार्ज टू लीक। बेसिकली दिस इज द आंसर, यहाँ आंसर लिखा है मैंने। सो क्यों आसान है एक बैलून को चार्ज करना ड्राई डे पर? सो स्टूडेंट्स बेसिकली मॉइस्चर की वजह से जो है कुछ चार्ज जो है लीक कर जाता है, सो उसे चार्ज करना थोड़ा मुश्किल है, और आसान कब है? ड्राई डे पर। सो मॉइस्चर वाले दिन सम चार्ज गेट लीक अवे फ्रॉम द सरफेस, सो इस वजह से इट इज़ ईजियर टू चार्ज अ बैलून ऑन अ ड्राई डे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वी हैव इलेक्ट्रॉन और एक मेटल की ट्यूब है। क्वेश्चन है हाउ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज व्हेन इट इज नियर द नेक ऑफ द ट्यूब। सो लाइक व्हेनेवर इट इज कमिंग नियर, so it will induce the charge of opposite sign there, or it get accelerated. So in induced charge, electron induce opposite charge on the tube, so because of that it get accelerated towards the neck there. So जितना नज़दीक जाएगा उतना ज़्यादा ये यहाँ पर चार्ज को इंड्यूस करेगा, और ऑब्वियसली बहुत दूर रहेगा पार्टिकल ऑब्वियसली तो इंडक्शन कम हो पाएगा, जितना नज़दीक आएगा सो देयर विल बी इंडक्शन देयर, एंड बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज जो उसको इंड्यूस करेगा इट गेट एसोलेटेड। सो यहाँ पर ये एसोलेट कर जाएगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर CBSE 22 का पेपर था टर्म 1 का, उसमें इस टॉपिक से पूछा गया। देखिए एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर में जाए तो हो सकता है कि पेपर को स्टार्टिंग में देखते ही यू गेट डीमोटिवेटेड कि आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं, सो वहाँ पेशेंस बना के रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो किसी क्वेश्चन को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और वो जल्दी से उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर आने पर लगता है कि कुछ और भी था जो उनसे छूट गया है। तो अगर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओवरथिंक नहीं करना है पेपर में, कि किसी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंकिंग की वजह से कई बार आप आसान क्वेश्चन को टफ समझते हैं और गलत करते हैं। दूसरा, कई बार आप जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन को, या मतलब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन को, सॉरी थोड़े से ट्रिकी कहूँगा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन को आसान जज कर लेते हैं और फटाफट आंसर लेके आगे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था जिसमें काफ़ी लोगों ने गलत आंसर किया था। सो यू हैव अ चार्ज ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स एक्स, ये दे के रखा है, नेगेटिवली चार्ज है, लिख लेते हैं। इट इज़ रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। ओके, सो
एक और ऑब्जेक्ट है y जो कि रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। ओके, सो ये श्योर हो गया कि y भी जो है अपने पास नेगेटिवली चार्ज है। x नेगेटिव था, y एक और अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट था जिसने इसे रिपेल किया, तो ऑब्वियसली y इज नेगेटिव देयर। So, however, an object z is attracted to y. So z जो है वो y की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, z जो है अट्रैक्ट हो रहा है y की तरफ। ओके, विच ऑफ द दीज आर द बॉडीज, ओके, इस बात का ध्यान रखें, चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज नहीं है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। सो एक्स नेगेटिव था, वाई एक्स को रिपेल कर रहा था, तो हमने वाई भी नेगेटिव माना। बारी आती है जेड की, जेड जो है वाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जेड इज पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है, जेड की पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव हो सकता है। अब ऑप्शंस में ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज है, तो बच्चे पॉजिटिवली चार्ज करके आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर जेड जो है वो मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है कोई, तो वाई जो है उस पर इंड्यूस कर सकता है कोई चार्ज, और उसको स्टिल क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो मतलब जेड न्यूट्रल भी हो सकता है। सो दिस वाई कैन इंड्यूस सम चार्ज ऑन जेड, बिकॉज आपको ध्यान रखना है चैप्टर में इंडक्शन भी है। सो वाई कैन इंड्यूस सम पॉजिटिव चार्ज ऑन जेड, एंड बिकॉज इट इज स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल ही था, न्यूट्रल बॉडी ऐसे अट्रैक्ट नहीं होगा, बट पहले वो न्यूट्रल था, उसकी पॉसिबिलिटी थी कि इट कैन बी न्यूट्रल, बाकी बाद में इंडक्शन के बाद वाई इसको अट्रैक्ट कर सकता है। सो आंसर जो सही था वो था न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। सो सी इज वाज द आंसर। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर सीबीएसई में उसी सेम पेपर में पूछा गया था। तो इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो गड़बड़ करके आए थे। सो देखते हैं कैसे गड़बड़ होती है। गड़बड़ इस तरह से होती है कि आप इसे जज कर लेते हैं कि आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करके निकल जाएंगे। सो ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज है 1 कूलम का, वो गेन करता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो कई सोचेंगे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। सो इट इज़ 5.0 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। सो इसने इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, तो मतलब उसके पास कुछ चार्ज आएगा, और वो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हम लिख सकते हैं इट इज़ सिंपली 8, और ये कैंसिल हो जाएंगे, इट इज़ लाइक 10, और ये आ जाएगा 0.8 कूलम। ओके, सो माइनस 0.8 कूलम चार्ज उसके पास आ रहा है। बट नाउ ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ऑलरेडी उसके पास 1 कूलम है। नाउ इट गेन्स, वो गेन करता है इतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। सो गेन करने के बाद उसके पास इतना चार्ज आएगा, इतना नेगेटिवली चार्ज आएगा। तो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, अब नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, देखिए पहले 1 कूलम है, फिर उसके बाद उसके पास आता है -0.8 कूलम चार्ज, स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सो आंसर जो है वो है 0.2, और वो है प्लस का। सो पहले से एक था, अब कई लोग यहाँ पर माइनस करके छोड़ के सीधा कि गेन इलेक्ट्रॉन है, सारी ऑप्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव पर टिक करते हैं, आगे चलते हैं। आंसर भी बोल रहा है कि 0.8 आ रहा है। सो इट इज़ लाइक 1 कूलम प्लस -0.8। तो ये वो सवाल है जहाँ आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ये समझ ले कि ये आसान है तो हम जल्दी करके जाएंगे, तो ये गलती हो सकती है। सो इट इज़ 0.20 पॉजिटिव कूलम। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पहले नेगेटिव और फिर टोटल था उसके पास पहले से 1। सो दैट इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी उसी पेपर में क्वेश्चन है, PYQ इसी टॉपिक से। तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली कुछ चार्ज है, हमारे पास चार्ज स्फीयर है, चार्ज इनटू द चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड। स्फीयर्स हैं, दे आर हैविंग चार्ज 3e, 5e एंड -3e, ऑल थ्री आर केम इनटू कांटेक्ट simultaneously for a moment and got separated. which of the following possible values are for the final charge? देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखिए, वो यूज़ हो रही हैं। तो स्टार्टिंग में चार्ज है 3e प्लस 5e एंड -3e। सो यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो टोटल चार्ज है बॉडी पे वो 5e है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसे सॉल्व किया जा सकता है। सो टोटल चार्ज 5e है। सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वी नो दैट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज। सो पहली चीज़ को देखोगे 5e, 4e और 5e, ये दो कैंसिल हो, ये लाइक इट इज सॉरी इट इज़ लाइक 10 - 4 इट इज़ 6e, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती है। ये पॉइंट में है, इंटीजर नहीं है, तो ये इसमें बेशक आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपके पास 5 3 8 9 5 आ जाएगा आंसर, 5e आ जाएगा आंसर, बट इसमें इंटीजर है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आखिर वाले में 7 5 12 और 8 4, ये भी नहीं बन रहा है, तो ये कोई नहीं बन रहा है, सिर्फ बी बन रहा है। सो बी में 6 12, 12 से 7 5, सो बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से करना है, चार्ज की प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है। अब आगे चलते हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली फोर्स और उसको चार्जिंग को हमने डिस्कस करना था। सो नाउ फोर्स की बात करते हैं, कुलम्स फोर्स की बात करते हैं। उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, K/Q1 Q2/r² है। K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू, इसका यूनिट भी है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा है। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12।
Coulomb square Newton inverse meter minus 2. Epsilon naught is basically the permittivity of free space. So basically यहाँ पर permittivity means that how difficult is the formation of electric field in the material, in the medium there. That is the significance of permittivity there. Okay, so then we have two charges, let's suppose q1 q2, उनके बीच की फोर्स ये रहेगी, मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r12 है। मान लेते हैं पहले चार्ज का पोजीशन जो है r1 है और दूसरे का r2 है कहीं स्पेस के अंदर, तो पोजीशन वेक्टर 1 से 2 जाता है r12, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है, पेपर में पूछा जाता है, कूलम लॉ लिखने को आता है वेक्टर फॉर्म में, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, सिंपल इतना भी लिखें तो आपका काम हो जाएगा। सो जस्ट 1 मिनट। तो ये दो चार्ज देखिए मैंने लिए Q1 Q2, और 1 से 2 की तरफ जाने वाला जो वेक्टर है वो है r12 पोजीशन वेक्टर। तो F12 की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, F12 सिंपली के Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, फोर्स 1 1 बिकॉज ऑफ सेकंड। तो ये 1 है, देखिए स्टूडेंट्स दिस इज 1। 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लगेगी 2 1 को रिपेल करेगा, मैंने दोनों पॉजिटिव लिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F12, इस तरफ को F12 होगा। F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, तो 2 जो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। तो F12 की जो डायरेक्शन है, ओके, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, यहाँ लिखा है मैंने R12 नहीं है, सॉरी माइनस R12। ओके, देखिए ये R12 है और R12 की ही डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा, बट अभी जो F12 लग रहा है वो R12 के अपोजिट लग रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा R12 कैप, और नीचे R12 स्क्वायर ही है। R12 कैप लगाने से मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ा, बट हमें डायरेक्शन मिल गया। देन F21 की बात करते हैं, मान लीजिए फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ 1, तो सेकेंड को फर्स्ट क्या कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, इस तरफ को भेज रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21। सो आप इसे सॉल्व करेंगे, लाइक एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन जो है F21 की वो R21 कैप है, इस तरफ को डायरेक्शन है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। दूसरा, कूलम लॉ कब कब वैलिड होता है, क्वेश्चन पहले पूछा गया एक बार, तो चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब चार्ज बॉडी के लीनियर डायमेंशन की अगर बात की जाए तो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो उनके लीनियर डायमेंशन और लीनियर साइज से काफ़ी ज़्यादा है या ज़्यादा है, सो वी कैन से दैट चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। इट मीन्स दैट कि अगर -15 मीटर से कहीं बहुत नज़दीक जो है पार्टिकल्स हैं, इससे भी अंदर हैं पार्टिकल्स, तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियर फोर्सेज ऑपरेट हो जाएंगी, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज का कोई काम नहीं रहेगा। अगर आप बहुत अंदर आ जाते हैं, न्यूक्लियस की रेंज में, न्यूक्लियर रेंज में आ जाते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज वैलिड नहीं रहेंगी, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेज ऑपरेट होंगी। सो दीज आर द कंडीशंस जहाँ पर कि अपना कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड रहता है। सो आगे बढ़ते हैं। कूलम लॉ और कूलम फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ऑपरेट होती है, और उसकी जो रेंज है वो इन्फिनाइट है, और स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज से। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। आगे करते हैं PYQ। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0, दो चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो 0 से ज़्यादा है। तो 0 से ज़्यादा आने का मतलब है कि दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्स पूछा है, दोनों केसेस में क्या फोर्स रहेगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से बड़ा आएगा। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 बता रहा है रिपल्शन, और Q1 Q2 लेस देन 0 मतलब कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, तभी नेगेटिव आ पाएगा, आंसर लेस देन 0 आ पाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर रहेंगे तो वो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी, सो इसका आंसर है अट्रैक्टिव। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बहुत सवाल आते हैं, जिसे कि आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस क्वांटिटी है, एप्सिलॉन आर, और इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस है, और ई जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो अगर आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हो पार्टिकल्स के बीच में इन वैक्यूम, तो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एयर में लिखते हो, मीडियम में लिखते हो तो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डेफिनेटली फोर्स में वेरिएशन आएंगे। रेशियो अगर आप लेते हैं तो आपको मिलता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। तो इससे क्या होता है कि फोर्स का रिलेशन हमें पता चल जाता है कि फोर्स कैसे चेंज करेगा अगर मैं पार्टिकल्स का मीडियम चेंज कर देता हूँ। सो फोर्स इज बेसिकली इन अ मीडियम इज एफ नॉट अपॉन के, एयर में जो फोर्स होगी अपॉन के। सो के का एक और सिग्निफिकेंस है, हायर द के रहेगा पोलराइजेशन रहेगा, पानी का के 81 होता है, ग्लास का 3 से 4 होता है, वैक्यूम का 1.00 है, और एयर का 1.006 है। सिंपल सवाल कई बार यहाँ पर आ जाते हैं, दो पार्टिकल्स हैं एयर में, उनके बीच में फोर्स स्टूडेंट्स एफ है। नाउ पार्टिकल्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो नई फोर्स क्या होगी, तो नई फोर्स होगी सिंपली एफ अपॉन के। तो के 6 था तो हमने लिखा एफ अपॉन 6 आंसर। सो मैं कहूँगा कि आप इस पे और बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये जानना आपके लिए पहले तो जरूरी है। देन अगला क्वेश्चन करते हैं, PYQ है। दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में फोर्स F है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स सो दैट फोर्स बिकम्स ट्वाइस। बिल्कुल सिंपल सवाल, क्लास 9th में ग्रेविटेशन के सवाल इस तरह के आपने सबसे पहले किए होंगे, 11th में भी किए होंगे।
तो दो पार्टिकल्स में फोर्स है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। नाउ हम चाहते हैं कि उनकी फोर्स एफ से क्या हो जाए 2f, तो पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कुछ भी लिख देते हैं, डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, सो बचना है थोड़ा। एफ के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। नाउ फोर्स को डबल कर दिया, डबल करने पर फोर्स में जो लेट सपोज फोर्स डबल हो जाता है एक्स सेपरेशन पर, तो मैं आर की जगह एक्स लिखूंगा, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इट इज एक्स स्क्वायर। नाउ इट इज 2f, आप f की वैल्यू भरेंगे वहां से, ये 2f की जगह f 2 रह जाएगा, केवल केवल के 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2 और एक्स इक्वल टू आर अपॉन रूट 2। सो इफ डिस्टेंस इज आर अपॉन रूट 2, इस तरह से कई क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसमें कि कुछ भी पूछा जा सकता है कि फोर्स को 3f करना है, या डिस्टेंस को हमने ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया, डिस्टेंस को 9 टाइम्स कर दिया, फोर्स क्या रहेगी। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन और इस तरह से आप आपको सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जिसमें एक स्क्वायर है और कोनों पर पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और पूछा है बीच में रखे हुए पॉजिटिव चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा। देखिए आप बीच में यहाँ पढ़ा होगा फोर्थ चैप्टर में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट और सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं क्यू से एन तक, तो ये सब जो फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स होगी, इन सभी की फोर्सेस का जो नेट होगी वो सभी की फोर्सेस का वेक्टर सम होगी, एफ नॉट वन प्लस एफ नॉट टू, जितने भी चार्जेस हैं एन तक, एफ नॉट एन। सो किसी एक पार्टिकल पे फोर्स, टेस्ट चार्ज पे फोर्स, बाकी सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से वो सभी का वेक्टर सम लगेगी। तो ये जो प्लस क्यू है स्टूडेंट्स, इसको ये सब जो है रिपेल करेंगे, स्क्वायर है बिल्कुल सेंटर पे रखा है, तो सभी रिपेल करेंगे तो सभी की फोर्स कैंसिल हो जाएगी, तो इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो लगेगी। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं फोर्स निकालने के, वेक्टर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तीन चार्ज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं आप कैसे क्वेश्चंस को करें। ज्योमेट्री टिपिकल भी आ सकती है और सीधी सीधी भी आ सकती है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो आपको फोर्स निकालनी है माइनस क्यू के ऊपर। डायरेक्शन आप देखिए ध्यान से, ये जो क्यू है प्लस, ये माइनस है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एरो मैंने लगा के रखा है, इट मीन्स ये हुआ अपनी तरफ आना, और ये क्यू भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव हैं और वो नेगेटिव है। बट दोनों की फोर्स जो है वो सेम ही रहेंगी, एफ एफ ही रहेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब सेम है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन डिफरेंट है। सो इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज 60, तो ये दो फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पर लग रही हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, सो दैट इज द नेट रिजल्टेंट। सो एक फोर्स एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 60 होता है हाफ, हाफ से हाफ कट गया, सो आंसर बनेगा आपके पास रूट थ्री एफ स्क्वायर, और वी कैन से दैट रूट थ्री एफ। सो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो रूट थ्री एफ लग रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है फोर्स में इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम भी जनरली पूछी जाती है। सो मेरे पास दो पार्टिकल्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और पूछा एक पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखें कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अभी सिस्टम से हमारा मतलब क्या है, सिस्टम से मतलब है ये जो चार्जेस का अरेंजमेंट है, दैट इज बेसिकली द सिस्टम। और ये भी पूछा है कि इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या हो। सो दो इलेक्ट्रॉन्स देके रखे हैं स्टूडेंट्स। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि सिस्टम के हर एक पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है, अगर वो जीरो लगती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि कोई एक पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम है लेकिन बाकी पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं। बट सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात क्या है कि सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम होगा जब फोर्स ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट सिस्टम इज जीरो। सो लेट सपोज कि मैंने चार्ज ले लिया पॉजिटिव और बीच में उसे रख दिया है। सो अब देखिए मैं इस पार्टिकल को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, माइनस ई वाले पार्टिकल जो लेफ्ट साइड में रखा है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या लगेगी, जीरो। देखो माइनस प्लस क्यू पे तो जीरो लग ही रही है, क्योंकि माइनस ई से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला माइनस ये अपनी तरफ इक्वल अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेट फोर्स जीरो लग रहा है इस पर, ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। बट अगर हमारा माइनस ई भी इक्विलिब्रियम में आ गया तो हमारा ये अपना दूसरा भी आ जाएगा। सो हम देखते हैं कि किस तरह से कब ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। देखिए माइनस ई लेफ्ट वाले पर प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगी वो लगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस ई अपॉन एक्स बाई टू का स्क्वायर। टोटल एक्स था तो हमने एक्स ले लिया, एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस माइनस ई, इस माइनस ई पे लगाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इनकी दूरी एक्स है। और अगर ये नेट फोर्स इस पे जीरो हो गई तो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो मैं जीरो के सामने इक्वेट करूंगा, और यहाँ से सॉल्व करने पर ये उधर जाके माइनस का होगा, साइन से साइन कट जाएगा, 4 पे एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे, एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स बाई टू
का ऊपर जाके स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कटेगा, सो आपके पास लास्ट बचेगा 4q इज इक्वल टू ई, और आई कैन से दैट q इज इक्वल टू ई बाय 4। ये पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो q का वैल्यू होगा बेसिकली ई बाय 4। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है। तो स्टूडेंट्स ये जो है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर मान लेते हैं कि लेट सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, एक टेबल के ऊपर एक बॉल जो है, मान लीजिए मैं यहाँ कॉर्नर से इसको रिलीज थोड़ा सा पुश करता हूँ, नीचे गिर जाती है, वापस नहीं आ पाएगी। तो इसका जो इक्विलिब्रियम था वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। और अगर मैं एक बॉक्स को ज़मीन पे रखता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ ऊपर की तरफ, वापस आ जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम अगर खुद से जो है अपनी पोजीशन, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इफ इट इज़ नॉट कैपेबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये जो सिचुएशन है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं प्लस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो फिर माइनस ई की अट्रैक्शन इस वाले माइनस ई की अट्रैक्शन से ज़्यादा रहेगी, मतलब जिसके नज़दीक जाएगा वो फिर डोमिनेट करेगा। So it will not return to its own position on its own. So it means that that is a case of unstable equilibrium. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स आगे वाले क्वेश्चन में। एक ये प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैट से इन्फिनाइट चार्ज प्रॉब्लम। इट मीन्स दैट इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक्सिस दे के रखी है, ओरिजन पर एक कूलम रखा है और 1 2 3 1 2 4 8 पर अप टू इन्फिनिटी तक 4 माइक्रो कूलम के चार्जेस रखे गए हैं। पूछा गया है इस 1 कूलम पर इन सभी की वजह से क्या फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो कैसे करना है इसे, सिंपली सभी की वजह से फोर्स देखेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है, दोनों इसे रिपेल करेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, सभी इसे रिपेल करेंगे। ओके, मतलब सबकी फोर्स सेम डायरेक्शन में है। सो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो, बट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सभी फोर्सेस सिंपली ऐड हो जाएंगी। किसी एक की फोर्स बनेगी स्टूडेंट्स के 4 × 10⁻⁻6 इंटू 1 कूलम, वो माइक्रो में है, कूलम में है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 वाले से दूरी है 1 का स्क्वायर। फिर दूसरे के लिए लिखेंगे के इंटू 4 × 10⁻⁻6, दूसरा भी 4 कूलम ही है, और सॉरी 1 कूलम, ओरिजिन वाला 1 ही है, बाकी सब तो 4 ही है, बट दूसरे की जो दूरी है वो है 2, सो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4। तो सभी के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, सो उसे हमने कॉमन ले लिया है। तो पहले वाले से दूरी 1 थी तो इट इज़ 1/1, दूसरे से 2 थी सो 1/4, तीसरे से 4 थी, इट इज़ लाइक सॉरी मैंने यहाँ पर इट इज़ x1 2 एंड इट इज़ उसके बाद स्टूडेंट्स 4, सो ये आ जाएगा अपने पास 1/16। ओके, इट इज़ 1/16 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो पहला पार्टिकल 1 पे, दूसरा 2 का 4 बनेगा, 4 का 16 बनेगा, 8 का 64 बनेगा। सो अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो सम है इट इज़ सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी देयर। तो आप सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है a/1 - r, सो ए इज़ 1 देयर और दैट कॉमन रेशियो इज़ 1/4 देयर। सो ये कॉमन ले ही लिया था हमने, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 थी, सो इट इज़ 1 अपॉन, ये फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, सो इट इज़ a/1 - r, इट इज़ 1/1 - r इज़ बेसिकली 1/4। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 - 1 इज़ 3। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट इज़ द आंसर। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। सो 2018 का ये क्वेश्चन है PYQ, इसको देखते हैं। -4q यहाँ है, 2q यहाँ है और q यहाँ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स ऑन q, देखिए इस q पे फोर्स पूछी गई है। सो 1 मिनट, सो इस q पे जो है स्टूडेंट्स वो फोर्स पूछी जा रही है, तो ऑब्वियसली ये माइनस का है तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस का है। ओके, ये 2q जो है प्लस का है, इसे रिपेल करेगा। सो इस प्लस q को 2q ऐसे भेज रहा है, एरो आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल जो रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री। हमें नेट निकालना है बस, और कुछ खास नहीं करना है। तो 2q की जो फोर्स है उसे मैंने F2q लिख दिया है, इट इज़ k, 2q इंटू q इज 2q स्क्वायर, डिस्टेंस जो है l इक्विलेटरल है, लेट सपोज साइड इज लेट सपोज l, सो इट इज l स्क्वायर। 4q की जो फोर्स रहेगी वो रहेगी k, 4q इंटू q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। मैं जस्ट सिंपली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन मैंने दे दी है, दो फोर्सेस बन रही हैं। देखिए अगर इस फोर्स को मैं स्टूडेंट्स f मान लेता हूँ तो ये इसका डबल है, तो इसको क्या लिखा जाएगा 2f, मतलब इस पे दो फोर्स लग रही हैं f और 2f। तो आपको f और 2f का रिजल्टेंट निकालना है, और दोनों 120 डिग्री पर हैं। सो इट इज़ f स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू 2f, एक फोर्स f है एक 2f है, कॉस 120, 120 होता है माइनस हाफ, हाफ से हाफ कट जाएगा, 5f स्क्वायर 2 2 4 एंड इट इज़ 2f स्क्वायर, 3f स्क्वायर इट इज़ 3f, और f आप जानते हैं आपने क्या भरा था k2q, एक्चुअली इट वाज k2q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना, इट इज़ k2q स्क्वायर, ऐसा ना समझे कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, पावर में है। ओके, सो k2q स्क्वायर और साथ में था √3
अपॉन एल स्क्वायर। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। अगर कभी डायरेक्शन पूछी जाए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। इससे आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपने वेक्टर अलजेब्रा में 11th में पढ़ा होगा। देन आगे चलते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन। सो बेसिकली एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है। तो पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। सो फोर्स जो है स्टूडेंट्स along the line joining the particles लगता है, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल अट्रैक्ट दिस, ये अट्रैक्शन रहेगा। ये प्रोटॉन है, ये इसे रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन रिपल्शन, एक का अट्रैक्शन और एक का रिपल्शन है, बट हैं दोनों एक ही साइड में। तो फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो बी से ए की तरफ रहेगा। सो इट इज अलोंग द लाइन बी है। सो इस तरह के सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये लाइक पिछली साल के पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ आपको काफ़ी ध्यान देना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसकी आई थिंक अभी ऑफिशियल जो आंसर की थी वो कहीं अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 प्लेस्ड करके रखे हैं एट द सेंटर्स ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स। कंडक्टिंग शेल्स हैं, मैं यहाँ पर एक को Q1 ले लेता हूँ और एक को Q2 ले लेता हूँ। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2। बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं और ये ना चाहते हुए भी गलत भी हो सकता है। तो R1 R2 उसके रेडियस हैं और द रेंज सच दैट देयर सेंटर्स आर डी अपार्ट। उनके सेंटर्स डी अपार्ट है। लाइक ये इसका सेंटर है स्टूडेंट्स, ये इसका सेंटर है, तो डी अपार्ट है। ओके, डी अपार्ट है, सो दे आर डी अपार्ट, ठीक है। डी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये क्वेश्चन में दे के रखा। तो मैंने क्वेश्चन में जो दिया था उस हिसाब से इक्वेशन डायग्राम बना लिया है और पूछा गया मुझसे द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सो कुलम्स फोर्स पूछी जा रही है, ऐसा मुझे ऑप्शन देख के लग रहा है, या समझ लीजिए फोर्स ही पूछी जा रही है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, कुलम्स फोर्स इज बेसिकली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस। लेकिन अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस ना हो तो कुलम फोर्स का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाता है। बट देखिए यहाँ पर फोर्स पूछा गया है, दे के रखा है कि इनका रेडियस R1 R2 है, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस D है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल्स की जो सेपरेशन है, अगर मैं उनके साइज़ की बात करूँ तो पार्टिकल्स का जो सेपरेशन है, पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो उनकी सेपरेशन के मुकाबले छोटा है, कम है। तो मैं इनको पॉइंट चार्जेस जो हैं वो कंसीडर कर सकता हूँ। आई कैन कंसीडर देम द पॉइंट चार्जेस। सो इफ लाइक भले ही ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, मान लीजिए यहाँ प्लस रखता हूँ, ये इंड्यूस करेगा माइनस, यहाँ करेगा प्लस। सो कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज तो फैल जाएगा स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो कोई सोच सकता है कि मैं इसे पॉइंट चार्ज कैसे कंसीडर करूँ, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई स्फीयर भी है और उसके सरफेस पे चार्ज है मान लेते हैं, और एक और कोई स्फीयर है बहुत दूर, तो अगर बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप उन स्फीयर्स को भी पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करोगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप हर एक्सप्रेशन में देखिए जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, चाहे कुछ भी है, D माइनस R1 है, D माइनस R1 प्लस R2 है, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ दे के रखा है। इट मीन्स दैट इट इज़ फॉलोइंग द कूलम्स लॉ। डायरेक्ट सीधा सीधा कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन में ऐसा रहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सभी ऑप्शंस को देख के ये लग रहा है कि लाइक दे आर फॉलोइंग द कूलम्स लॉ, और ये मान रहे हैं कि ये कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलम लॉ की फॉर्म हर ऑप्शन में रिटेन रह रही है। इट मीन्स दैट कि ये जो है वो पॉइंट चार्जेस इनको कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्जेस अगर कंसीडर कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन सिंपल रहेगा, 1/4 पेप्सल नॉट Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या कुछ लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आप गॉस लॉ से भी इसको ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ Q1 चार्ज है, सो ये इंड्यूस करता है चार्ज मान लीजिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, दिस इज सम पॉजिटिव चार्ज ऑन द Q1। सो फोर्स पूछा है, एक का दूसरे पे, दूसरे का एक पे सेम ही आता है, हम जानते हैं F1 टू F21 सेम आता है। लेट सपोज ये यहाँ पर Q2 है और ये इसके सेंटर से D डिस्टेंस पर है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी जानते हैं, जिस पे फोर्स लगती है वो पार्टिकल अपने को लिखना है, इट इज़ बेसिकली Q2 इंटू ई। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 बैठा है। तो अगर आप गॉसियन सरफेस लेकर भी यहाँ पर फोर्स निकालने की कोशिश करो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे, तो उस केस में दिस इज माइनस Q1 एंड दिस इज प्लस Q1। तो गॉसियन सरफेस क्या एनक्लोज कर रहा है, गॉसियन सरफेस तो बेसिकली Q1 को एनक्लोज कर रहा है, बिकॉज एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो गॉस थ्योरम भी कह रही है कि देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी के Q1 अपॉन डी का स्क्वायर। इट इज के Q1 अपॉन डी का स्क्वायर। सो फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो गॉस थ्योरम लगा के भी वो कहेगा कि चार्ज एनक्लोज कितना किया है, Q1 एनक्लोज करके रखा है,
सो एक्सप्रेशन वहाँ से भी अगर हम निकालते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही आएगा, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हम कर सकते हैं। सो इट इज़ ई इंटू जो गॉसियन सरफेस लिया जाएगा वो यहाँ से देखिए सेंटर से जो है, एक के सेंटर से लेकर के दूसरे के सेंटर तक, यहाँ मान लेते हैं Q2 है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो D है। सो अगर आप लगाएंगे, सो इट इज़ लाइक 4 पाई गॉसियन सरफेस 4 पाई D स्क्वायर, okay, and it is simply written as charge is q1 upon epsilon naught. So electric field is q1 upon 4 pi epsilon naught d square. So I hope so इस तरह से भी इसे किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी, तो अगेन फोर्स का जो आंसर है वो आ जाएगा अपने पास q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। उधर उधर ऑप्शंस में भी कुछ ऐसा ही है, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज द आंसर। आप इसी आंसर को रिटेन करेंगे जो ऊपर दे के रखा है। स्टिल सम सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। सो अगर किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन में देयर इज सम अदर पॉसिबिलिटी, कुछ और चीज़ें यहाँ पर दे के रखी हैं, बट मेरी तरफ से लाइक दिस इज द आंसर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर इज द आंसर। आप गॉस थ्योरम से भी करके देखिए, अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हो तो लाइक एक बात कही गई है कि D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। सो मैं कह सकता हूँ कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ पॉइंट चार्जेस, दिस फियर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ पॉइंट चार्जेस। सो बिकॉज ऑफ दिस the separation, still we take separation as D, these two are working as a point charges. So answer is Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught D square. So ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप PYQ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कई बार बहुत मुश्किल भी आए हैं। जैसे मैं वहाँ चलता हूँ लास्ट से लास्ट, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था और ये जितने भी क्वेश्चन किए कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पीछे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिंगल आंसर में। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा था, उन्होंने जानबूझ के यहाँ पर न्यूट्रल की पॉसिबिलिटी भी बना के रखी थी, तो जल्दबाजी से बचें। और दूसरा, इस क्वेश्चन में आसान है लेकिन स्टिल जल्दबाजी करेंगे तो आप फंस सकते हैं। सो वो चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप क्रिटिकली थिंक करें, थोड़ा सोचें, उसके बाद अपने आंसर जो है स्टूडेंट्स आंसर शीट पे लिखें। जल्दबाजी में अगर आप आंसर करते हो तो आप गलत भी करते हो और आपका कॉन्फिडेंस जो है उससे ख़त्म होता है। सो टेक योर टाइम इन द एग्ज़ाम, बहुत टाइम है, आपको बहुत बड़े बड़े तरीके के साथ डेरिवेशंस नहीं लिखनी है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत पेज नहीं भरने हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो CBSE की वेबसाइट पर सैम्पल पेपर्स रखे जाते हैं, जो टॉपर्स के सैम्पल पेपर होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं देना है कि लेट अस कंसीडर दिस एंड दिस एंड दिस। सो आपको पूरा एक तरह से जो पूछा जा रहा है उतना ही काम करना है, उसी हिसाब से आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, आपको मदद करेगा आगे। एंड जल्दी ही मैं दूसरा इस तरह का एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि आई विल डिस्कस अबाउट द continuous charge distribution and the second part of the chapter, that is electric field and electrical force. Thank you.